मतलब जो आपको लग रहे थे? सर जैसे आपकी ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ ना, तो 28 वाला क्वेश्चन है जैसे। एक मिनट, 28। इसमें बताइए क्या दिक्कत थी? अरे ये ऐसे भी याद रखना कि इम्पोर्टेंट थीम है ये यूपीएससी की, हर बार लगभग क्वेश्चन यस पूछता सर। है इससे, ठीक है। हाँ तो बताओ इसमें। सर जैसे मुझे ये याद था पर मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें ना, तो मैंने गैस वर्क ही किया था, इसमें ए लगाया था मैंने ना, और वो गलत हुआ था, बी सही था। तो मुझे ये बताना आप सर कि जैसे अगर हमें नॉलेज ना हो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हम टैकल करें, क्योंकि इसमें केवल वो सारी टेक्निक फेल हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं यहाँ है, पे मैंने क्या बोला था, जब भी केवल करके आ रहा है ना। एक ट्रिक क्या थी, हाँ जब जी, दो चीज़ें दिया रहता है, अभी एफडीआई दिया है, हाँ एफआई जी, दिया है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इंटरचेंज होने की। हाँ जी सर। इसमें वही चीज़ लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई तथा संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है, ठीक है, दोनों का संबंध है निवेश से है। पर ये इसका ध्यान से समझो, इसका क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ये संस्थागत, ये मतलब सब ऐसी बात है इंस्टीट्यूट के थ्रू होगा, ये प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? अब देखो मैंने कितनी बार बोला, जब डिफरेंस पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी यस बात सर, है, डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बारे में दिया होगा, और स्वाभाविक बात है कभी कभी इंटरचेंज भी किया होगा, इस तरीके से रहता है। अब यस मैंने सर। कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कोई भी, तो उस क्वेश्चनों में हमेशा ये याद रखना कि कैसे को दो चीज़ें सिमिलर दिया होगा, ठीक है। अब जैसे देखोगे ना, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही है जिसमें एक जैसी बात कर रहा हो, यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो बिल्कुल अलग है, एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चालित होता है, जबकि यस एफआईआई का सर, ये लक्ष्य तो अलग प्रारंभिक है। बाजार है, ठीक है। दूसरी बात हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये जो चीज़ें है ना, इंटरचेंज भी होती है, और दूसरी बात केवल दे दिया ओनली, ऐसा क्या हो कि भाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी माना जाता है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखोगे, तो मैंने जब क्वेश्चन करवाया था इस टाइम भी जब बोला था कि एफडीआई क्या होता है, ग्रीन फील्ड में आता है, ठीक है, और ये आता है शेयर सर। मार्केट में। शेयर मार्केट स्वाभाविक सी बात है, कभी भी तुम पैसे निकाल के भाग सकते हो। अब मान लो तुमने कंपनी क्रिएट कर दी, तो स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एफडीआई होगा ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरीके से देखोगे तो इंटरचेंज ही किया गया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में, पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे कर जाएंगे क्योंकि इन दोनों में यस सिमिलर सर। बात के आता है, ठीक है। देखो, एफआईआई बेहतर यस सर। प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है, ठीक है। यस चलो सर। देखते हैं, अभी इसको पढ़ते हैं। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। अब तो दोनों यही चीज़ समझ रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहा है। अब इसमें ये चीज़ अपने को कंफर्म ला रहा है कि भाई कैश तो एफआईआई जो है पूंजी लाएगा, ये प्रौद्योगिकी लाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे यस पक्का सर। इन दोनों में इंटरचेंज किया गया, तो कौन सा सही होगा? अब देखो ये तो पता लग गया कि इन यस दोनों में सर। से ये आंसर है ना। अब देखो, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता, केवल यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। आगे यस देखो, सर। एफआईआई जो है व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, ठीक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। अब थोड़ा बहुत अपने को पता होगा कि जैसे एफडीआई जो है, जैसे परमाणु ऊर्जा में नहीं था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत होने लग गया है, एटॉमिक एनर्जी में नहीं था, रेलवे में भी नहीं था पहले, ठीक है। यस सर। यस सर। तो स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ तो आपका थोड़ा बहुत भी अगर आप बेसिक नॉलेज रखोगे इस क्वेश्चन में, देखो थोड़ा बहुत ऐसा तो है नहीं कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना। दूसरी बात मैंने क्या बोला, एफडीआई ग्रीन फील्ड में आता है, ग्रीन फील्ड स्वाभाविक बात, कोई नए कंपनी आप लगा रहे हो, अब मुझे बताओ उसमें मशीन ये सब सारी चीज़ें आएंगी ना, तो यहाँ से आप ये चीज़ पकड़ सकते थे कि प्रौद्योगिकी अंतरण ये कैसे लाएगा, ये तो संस्था का विदेशी निवेश है। यस अरे सर। इसमें से थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे, संस्थाओं में निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी बनी हुई है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर लिया, उसके शेयर खरीद लिए, तो उसे प्रौद्योगिकी कैसे आएगी? परंतु जब आप एफडीआई लाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, आप नया ग्रीन फील्ड में कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है आप मान लो कोई भी मारुति की मान लो कंपनी बनाना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी ये सब लाना पड़ेगा ना। और ये बात भी अपने को सही है कि भाई सीमित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता हो, जैसे परमाणु नाभिक में नहीं होता था, तो स्वाभाविक सी बात है यार अभी भी नहीं होता ज़्यादा उतना, रेलवे फिर भी ओपन कर दिए, तो ये चीज़ याद रखना,
लिमिटेशन है। ये केवल पूंजी लेकर आता है तो ये एफडीआई पे सब ऐसी बात है, इन दोनों में इंटरचेंज करें। तो मैंने हमेशा ये बोला, ये चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इंटरचेंज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। और दूसरी बात, ये तो फेवरेट टॉपिक है भैया, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, और एफपीआई भी होता है, याद रखना ये चीज़। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो सिमिलर टर्मिनोलॉजी है तो ये अच्छे से पढ़नी भी है। ये सेम क्वेश्चन 2020 में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बताओ और कौन सा है सर? 40 क्वेश्चन। अब जब कभी ना एक चीज़ यार, जब भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो जैसे मान लो कि एक बार जरूर सोचा करो, जैसे एफआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं था प्रौद्योगिकी अंतर लाने में सहायक है। अब ये एफआई के बारे में यहाँ ये बोला, अब यहाँ आगे पढ़ो, एफआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक। अब ये देखो, क्या तो भाई एफडीआई लाएगा, ये क्या सीए लाएगा। अब इसको पढ़ो कि जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशेष क्षेत्र तक सीमित है। तो सब बात झोल तो इन दोनों में ही है। तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन के एलिमिनेट करोगे, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब कौन सा 40 नंबर? ये सर 40 वाला क्वेश्चन बता दो। ट्रांसफेट वाला देखो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच भी लगेगी, वही अप्रोच से ये क्वेश्चन होगा। देखो, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी है, ये विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांसफेट नहीं होते हैं। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो सबसे उपभोक्ताओं के लिए पॉजिटिव मैसेज ही जा रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन पॉजिटिव। अब देखो, सब ऐसी बात है, इसका कोई मैसेज होगा तो सब कभी भी चीज़ रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी ऑल आंसर नहीं आएगा। यस सर, ऑल तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब अपने पास ये ऑप्शन बचते हैं। अब देखो, इसको पढ़ेंगे, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेल से नहीं निर्मित किए जाते। ठीक है, अपने मान लो इसको स्टेटमेंट के पहले बारे में पता भी नहीं है अपने को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही बात है ना। अगर ये होगा तो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। समझ में आया ना कि देखो, चलो ठीक है, मान लो कि मुझे बताओ पहली बात। ठीक है, और रहने दो। फिर इसमें सारे नेगेटिव है ना तीनों, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी ले कौन सी छोड़े। ये देखो, ये संभाव्यता, ये इसको ऑटोमेटिक सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यता उपभोक्ताओं के हृदय वायु स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये तो एकदम पॉजिटिव बात है ना। अब अपन आगे यहाँ पे 2 ऑप्शन गए। ठीक है, अब सब ऐसे बताइए, इस पहले में से और इसमें से कोई होगा। अब इन दोनों में से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पे भी नहीं की बात कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कंपनी के जो आहार जो उत्पाद होता है हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसको पढ़ोगे सेकंड को, कंपनी के आहार उत्पाद जो है पशु उत्पन्न वसा या तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। अब देखो, ट्रांस वसा नहीं होती है उसमें, ट्रांसफेट्स नहीं होते हैं। अब इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे वो हाइड्रोजनीकृत क्या होता है, तेलों से नहीं निर्मित किए जाते, या जो फैट के बारे में है। अब देखो, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकते हो भाई। देखो यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, एक लॉजिक ये बताओ कि सब ऐसी बात, अगर इनसे नहीं बनेगा, मान लो कि कंपनी का आहार उत्पाद पशु जैसे घी हो गया, ठीक है, और आप उसमें वसा वो तेलों से नहीं निर्मित हो, तो फिर मुझे बताओ फैट बनेगा किससे? समझ में है ना। अगर इससे निर्मित ही नहीं किया जा सकता तो ये तो भाई इम्पॉसिबल बात बता रहा है ना अपने को। भाई इसमें ऐसा होगा कि हाँ, ये हो सकता है हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। हाइड्रोजनिक तेल निर्मित क्या होता है, तो ये थोड़ा दिक्कत होती है, जिसमें आप मान लो कि जैसे केमिकल रिएक्शन है, उस प्रोसेस से गुजार के आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है, इशू क्रिएट करता है। हाँ, जैसे यह समझ बात, पशु से अगर मान लो तेलों से निर्मित नहीं होगा, फिर किस चीज़ से निर्मित होगा? तो ये गलत स्टेटमेंट, एक्सट्रीम चले गए ना, ये एक्सट्रीम नहीं चला जाएगा, तो ये चीज़ पशु किसी भी काम नहीं आएंगे। हाँ, वही बात होगी ना, तो एकदम गलत बात दी। तो ये चीज़ याद रखना। और कौन सा क्वेश्चन था सर? 50 याद रखने, संभाव्यता जो है इसमें ट्रिक लगा आराम से लगती है। दूसरी बात, 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट, 2 में से यस सर, यस। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही थी सर, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कौन छोड़े कौन ले। सर 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। यस सर। देखो, अब ये साइंस का बेसिक प्रिंसिपल वाला, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ से भी सीख कर सकते हो। 2021 में भी यही क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आया है। मान लो कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। देखो ध्यान से देखना, जैसे डल झील होती है, याद करो, बर्फ़ जम जाती है एकदम सर्दियों में। ठीक है सर। अब इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, किंतु उसके तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है। अब यहाँ पे जो है पानी बना रहता है, यह किस कारण से होता है? ठीक है, अब इसमें रीजन पूछ रहा अपने को। ठीक है, अब देखो, पहली बात आती है, बर्फ़ जो है उष्मा की कुचालक होती है। मुझे बता दो, कुचालक होने का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना।
कि असली कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहता है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुचालक होने का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जैसे लकड़ी है, मतलब पॉजिटिव कुछ अलग नेगेटिव वर्क करती है आई थिंक। जैसे है ना, देखो मैं चालक बताता हूँ वही ये हुआ चीज़। ना। लकड़ी जो है इलेक्ट्रिक के लिए, बिजली के लिए कुचालक की भांति काम करती है, क्योंकि इसके बैड इलेक्ट्रॉन को, कंडक्टर हाँ, है, हाँ जी। इसके इलेक्ट्रॉन को प्रभावित नहीं होने देती है। वहीं अपन आयरन को यस सर। देखोगे तो आयरन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देती है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यस कि सर। बर्फ जो है उष्मा की कुचालक होती है, कि उष्मा को ट्रांसफर नहीं होने देती। मुझे बताओ ऐसा होता है? बर्फ से उष्मा ट्रांसफर नहीं होती है, तो ये बताओ अगर उष्मा ट्रांसफर नहीं होती तो फिर बर्फ पिघल क्यों जाती है? सर होती है। मतलब समझ रहे हो ना? ये तो ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है, ये तो चलो ठीक है ना, मान लो कि बर्फ जो है उष्मा की कुचालक, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ये सही है सर। परंतु जी। क्या इस चीज़ से सैली हो रहा है? और कुछ भी अपन ठीक आगे पढ़ते हैं। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती। अब ये तो गलत ये बात है, तो एक्सट्रीम है। ठीक है, यस तो सर। ये तो गया काम से ए अपना, और सी में कंफ्यूजन था इसमें ठीक है। बहुत। अब देखो जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसमें जो अगर बेसिक देखो, अब ये देखो, कुछ चीज़ें ऐसे याद रखना, देखो ये साइंस का प्रिंसिपल है। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो है, और इसी कारण एक चीज़, ये भी चीज़ हमेशा याद रखना, जो मछली होती है या जलीय जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो इसी कारण जीवित रह यस सर। पाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उसका जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें तो ये है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल तो याद होने ही चाहिए, कि जैसे बॉइलिंग ओके पॉइंट है सर। वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाष्प के चेंज होने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल याद रखना। पर इसमें कोई ट्रिक, आपकी कौन सी ट्रिक ऐसे देखो एक तो लगेगी लगी इसमें? रहने इसमें, नॉलेज ही होनी क्योंकि चाहिए। नहीं देखो एक तो यहाँ तो क्योंकि लगी बी रही है, बी और डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो लग ही रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है यस कि सर। याद रखना कि ये स्टेटमेंट सही है, परंतु ये अपने को यस रीजन सर। जानना चाह रहा है। ये कोई रीजन नहीं हुआ इसका। ओके सर। भाई ये पूछ रहा है ओके किंतु उसके ओके। तल में जल द्रवावस्था में बना रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि अगर मान लो कि सही भी है, परंतु ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा ना। तो ये स्वाभाविक बात है, ये बोला जल द्रव किसके तल में जो जल है जो द्रवावस्था में बना रहता है, उसका कारण ये है कि जो जल की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब यहाँ पे है ना, याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूर बना रहता है। अब ये फैक्ट है, ओके ओके। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो थोड़ा ओके। बहुत। अब ऐसा भी नहीं, एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा बहुत तो पढ़ के भी रखना पड़ेगा अपने को। ओके सर। सर 54 वाला क्वेश्चन, अब ये तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि तो ये बहुत गुणित से बाहर कंफ्यूज के कर बाहर रहा था। छोड़ा ए आंदोलन और के समय। बी ऑप्शन। नहीं ये इसका तो मैंने लॉजिक बताया था, देखो ध्यान से समझना। देखो मैंने कितनी बार बताया कि भारत के जो जितना भी स्वतंत्रता सेनानी होंगे ना, उसको हमेशा जो है यूपीएससी पॉजिटिव वे से दिखाएगी, और अंग्रेज जो होते हैं उनको मैं नेगेटिव वे से दिखाती है। अब ये बोला कि 1942 के भारत छोड़ो जो आंदोलन के संबंध में न्यूयॉर्क खत्म से पौने एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो गलत पूछ रहा अपने को, ठीक है। तो सर। ये आंदोलन अहिंसक था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। गांधी कैसे थे? पॉजिटिव आएगा ना, तो ये तो सही होगा ना। अगर इसको तुम हिंसक बता यस दोगे तो सर। गांधी की इमेज तो पूरा खराब हो जाएगा ना, तो ये यस सही होगा, सर। ये चीज़ याद रखना। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भाई कहाँ नेतृत्व करोगे, तो नेतृत्व का क्या मतलब होता है, पहले ये चीज़ समझो, ध्यान से समझना। देखो नेतृत्व क्या होता है, जैसे मान लो कि सेना कभी युद्ध लड़ने जाती है, तो जैसे कोई राजा होता है उसकी लीडरशिप में लड़ी जाती है। इसमें तो क्या होता है, जैसे घोषणा हुई इनको जेल पकड़ के ले गए। अब स्वाभाविक सी बात है, फिर जनता ने किया ना इसका नेतृत्व, ये चीज़ याद रखना बस। तो ये गलत है, यही इसका आंसर है। तो सर ए स्टेटमेंट भी तो गलत होनी चाहिए थी, अरे क्योंकि नहीं वो नहीं नहीं हिंसक नहीं था नहीं, ना। यही मैंने वही तो लॉजिक बताया ना, कि गांधी की इमेज खराब हो जाएगी ना अगर आप इसको अगर हिंसक बता दोगे तो। ओके सर। ये चीज़ यार, ये पॉजिटिव है ये स्टेटमेंट। मतलब हाँ, इसमें यूपीएससी को, मतलब देखो स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी ने जो माना तो इसका लॉजिक, अब देखो मुझे बताओ, चलो ठीक है ठीक है, आप मान लो कि पहले को गलत मान रहे हो, तो मुझे बताओ ये भी तो गलत है ना, दूसरा भी यस गलत सर, है। दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो रही नहीं थी। आप ये यस सोचो, सर। ठीक है। अब ये तो 100% गलत है ना, इसके बारे में तो अपन श्योर नहीं हो यस सकते मैं हाँ। हैं। यस सर। इसके देखो यस अभी सर। डिफेंड करता है कि जैसे आप कौन मान लो कि अंग्रेजों के जो लिखत, अगर उनके द्वारा आर्टिकल या जो भी पढ़ोगे आप, उनके न्यूज़ पेपर पढ़ोगे, तो हाँ वो बहुत बड़े लेवल पे हिंसा फैली थी। दूसरा इसमें अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो सब लोग बोलेंगे कहाँ हिंसा थी। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो गलत है ना, ये तो 100% गलत है। तो ये चीज़ 100% लेके चलना है। हाँ स्वाभाविक बात है, जैसे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे पूछती है कि इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो आप सबसे अच्छा चुनोगे ना ओके उसमें, सर। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और कौन सा? सर 60। नहीं, दोनों ऑप्शन सही कर दिए थे। अरे नहीं नहीं नहीं,
मैंने कितने में बोला, ध्यान देखना। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? देखो, महात्मा गांधी सत्याग्रह पर बैठ रहा तो कुछ बड़ा चीज़ हुआ होगा, ठीक है, पहली चीज़ ये हमेशा याद रखो, ठीक है। गांधी फालतू में तो नहीं बैठेगा। खेड़ा किसान सत्याग्रह सबसे कब हुआ था? 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। थोड़ा बहुत इतना तो बेसिक है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब जो किसानों के पक्ष में है, गुजरात में गुजरात में हुआ है, ठीक है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, गांधी की आत्मा एकदम भाई खून आ जाए, मतलब स्वाभाविक बात है, उसको गुस्सा तो आएगा ना कि भाई अकाल पड़ रहा है, उसके बाद भी तुम लोग टैक्स वसूले, तो गांधी जरूर वहाँ पे जो है डंडा लेकर जरूर पहुंचेगा। तो ये तो सही बात है एकदम 100%। अब बात आती है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। मुझे बताओ, पहली बात, स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू था? अब ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 1793 में था, 1793 में था बंगाल। हाँ, तो ये उधर तो, ये गुजरात से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, गुजरात से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऐसे। और दूसरी बात तो ये तो उसी टाइम सोचो, ये बोला लागू कर दिया जाए, 1918 की बात चल रही है, ये तो 1793 में लागू कर दिया गया था। तो ये तो मैंने ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देखी, पर ये स्थायी बंदोबस्त पे ध्यान नहीं दिया था। तो वो चीज पॉजिटिव है, तो दोनों सही है। आराम से यहाँ पे रिप्लेसेबल है, याद रखना, यहाँ इस एरिया में रेतवाड़ी लगाई गई थी। गुजरात का जितना वेस्ट वाला इलाका देखोगे, साउथ वाले इलाके में देखोगे, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त था वहाँ पे। तो ये लॉजिकली सीधी सी बात। मेन रीजन तो सब देखो, मैंने कितनी बार बोला, रीजन हमेशा एक होगा, कारण पूछ रहा है ना। अब ये तो एक अलग कारण हो गया भाई, मेन कारण तो ये कि अकाल पड़ गया था वहाँ पे, उसके बावजूद भू राजस्व लिया जा रहा था। अब ये लागू कर दिया जाए, ये अगर ये स्टेटमेंट बोलता कि अगर यहाँ पे मान लो कि रेतवाड़ी बोलता कि रेतवाड़ी कारण दिक्कतें हो रही, तब ये स्टेटमेंट सही होता। पर ये बोले लागू करिए, लागू याद करो। देखो ये चीज़ ध्यान से समझो कि 1793 में समझे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो लगा दिया था स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद 1818 में जाके देखोगे तो रेतवाड़ी लगाते हैं। फिर 1818 या जो भी है मालवाड़ी भी उसी टाइम लगती है, 1832 के टाइम में उसी टाइम होती है। और ये बताओ 1918 की बात चल रही हो तो पहले लग चुका ना, लागू कर दिया जाए इसका मतलब अब लागू करने की बात करना है, तो ये तो गलत है ना। फिर दूसरी बात, स्थायी बंदोबस्त तो यहाँ पे है भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। 62 साइड में 62 नेक्स्ट, इसमें भी बहुत बी और डी में बहुत कंफ्यूजन था, बी और डी में। देखो बाजार में बिकने वाला एस्पेरेटम कति मधुरक है, ठीक है। कति मधुरक देखो स्वाभाविक सी बात है कि वो मीठा तो होता है उसमें, पर वो शुगर वुगर वाला, क्योंकि देखो अब देखो ये चीज़ याद रखना है, जब कोई चीज़ प्रॉब्लम है, जैसे शुगर हो जाती है लोगों को, तो डॉक्टर उनको मना करते हैं मीठा मीठा मत खाओ। अब स्वाभाविक सी बात है, उनको कुछ तो चाहिए, तो मीठे में जो एंजाइम होते हैं भाई, जिनके कारण उनको दिक्कत होती है, उसको हटा के जो है कति मधुरक बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल से इसका लॉजिक ये है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान कैलोरी तो प्रदान करता है, ठीक है। फिर भी वह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। अब ये कम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हो सकता है ना कि इससे ज़्यादा जो है अपने को एनर्जी ज़्यादा मिल रही हो। कम मतलब जैसे होता है ना कि देखो कुछ चीनी ऐसी होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में डालो वो अच्छा मीठा कर देती है, और बहुत सारी चीनी ऐसी होती है बहुत सारा डालो तभी वो कम, जैसे मिर्ची का भी मान सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसे ही है, ठीक है, कि बोला कि कैलोरी उतना ही प्रदान करती है जितना नॉर्मल वो प्रदान करती है, ठीक है। अब पहली बात देखो, क्वेश्चन की थीम क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। अब आप इसमें सी वाला पढ़ो। एस्पेरेटम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद कुछ ऐसे अपचयों में परिवर्तित हो जाता है कि कोई कैलोरी नहीं देते हैं। और यहाँ पे साफ लिखा है भाई कैलोरी प्रदान करते हैं, तो ये देखो ये क्वेश्चन से भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो गया काम से अपना, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि दो ऑप्शन सिमिलर से दिए रहते हैं, देखो ए और डी है जो सिमिलर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये समझ बात है, बी भी कट जाएगा। जब एस्पिरेटम आर्ष प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। भाई एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना शरीर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि एंटीऑक्सीडेंट हो तो भाई समझ पाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि जो फ्रूट आप खाते हो ना उससे मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, तो ये तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है ना, जो बोल रहा है कि किंतु ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है, तो नेगेटिव काम कर रहा है। और दूसरी बात है भाई इसको यूज ही अपन कर रहे हैं तो पॉजिटिव यूज है ना, ये नेगेटिव बता रहा है, तो ये तो गया काम से। अब इन दोनों में से सभी बात ऐसे दोनों इन दोनों में से आंसर होगा। एस्पिरेटम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है। अब यहाँ पे क्या बोला, एस्पिरेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किंतु चीनी के विपरीत है, मानव शरीर में आवश्यक एंजाइम के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकरित ही नहीं हो पाता है। अब ये भी देखो याद रखना, तो ये तो नेगेटिव बात हो जाएगी ना फिर इसके लिए। स्वाभाविक बात है कि इसको पचा ही नहीं पा रहे हो तो ये तो नेगेटिव चीज़ होगी ना। देखो ये दोनों ये नेगेटिव स्टेटमेंट। अब ये देखो
एस्पेर्टम सामान्य चीनी से कई गुना मीठा होता है। तो ये देखो यहाँ पे भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मदिरा के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो समय तो थोड़ा सा डालो, उससे ही आपको मिल जाएगा। अर्थात तोड़े से, अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से एकदम पूरा मिल रहा है। तोड़े से एस्पिरेटर में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीकृत हो रहा है, ये बोला ऑक्सीकृत नहीं होते, यहाँ पे देखो ये हो रहा है। तो सब ऐसी बात है, ये वाला सही होगा ना। सर ये ऑक्सीकृत होने पर कम, और ये यहाँ भी ऑक्सीकृत हो रहा है ना डी में, और बी में भी ऑक्सीकरण नहीं, प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी है तो मतलब नहीं होने दे रहा है ना, प्रतिरोधी है, नहीं होने दे रहा। तो ये चीज याद रखना। और कौन सा है सर 66। ये तो देखो बेसिक साइंस का भी है। ठीक है, जैसे नहीं, मान लो सर ये तो हो गया, तो हो गया। ऐसे भी हो गया। सीसेट का ही जैसे क्वेश्चन होता है ना, नहीं ऐसा भी इसमें ट्रिक है, ऐसे भी उससे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस कर सकते हो। हाँ बताओ कौन सा है, ये हो गया तो इसमें तो लग भी रहा है 69। देखो ये वही चीज होगी, फिर आप ये ट्रिक वाली, ये ट्रिक अच्छे से नहीं समझ रही हो आप, जो डिफरेंस वाली जो ट्रिक है ना, आप वो अच्छे से नहीं समझे। एक बार ये सर डिफरेंस वाली नहीं आ रही समझ। ऑप्टिकल डिस्क का एक नया फॉर्मेट है जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है। अब देखो नया फॉर्मेट है, पॉजिटिव चीज़ है, और नया होगा सब ऐसी बात, कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी तभी तो नया आया होगा। ठीक है, लोकप्रिय और इस परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है। तो हमेशा एक चीज़ रखना, इन चीज़ों में क्या होता है, कभी इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, दूसरी बात कभी क्या करेगा, पुरानी को अच्छी बता देगा, नई को खराब बता देगा। तो बस ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आराम से हो जाएगा। डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है। ये तो अच्छी बात है ना, ये नॉर्मल को कर रहा है, ये हाई को कर रहा है, तो समझ तभी तो आया है ना ये। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये तो पॉजिटिव बात है, सही बात है। आगे देखो, डीवीडी तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। अभी आप ये चीज़ संभाविक सी बात सोचो, पहले जो पेन ड्राइव आते थे, बड़ी बड़ी साइज होती थी पेन ड्राइव की, कैपेसिटी कम होती थी, आजकल छोटे से होते हैं, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो भाई सभी मतलब जैसे जैसे साइंस डेवलप करती है, तो ये बात भी सही है। तो 1 और 2 अपना सही है। और अभी से मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत ही होगा, तीनों का भी सही नहीं होते। दूसरी बात देखो, बीडी की मोटाई 2.4 मीटर है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1। देखो ये तो एकदम रिप्लेस कर दिया। मैंने क्या बोला, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी जाती है, रिड्यूस होती जा रही है ना चीज़ें, ये तो बोल रहा है कि ज़्यादा बड़ी होती है, तो गलत हो गया ना इसे। सर मुझे कंफ्यूजन सेकंड स्टेटमेंट में था कि कई गुना अधिक, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसे वो होते हैं। साइंस में हमेशा ये थोड़ा याद रखना कि साइंस में डाउट मत करना। सब एक डीवीडी तुलना में बड़ी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है ना, ये तो होता ही है। डीवीडी जो है, जैसे मान लो प्लेयर देखोगे, पहले ये डीवीडी बाद में सीडी आया। अगर आप थोड़े जैसे आपने देखा है, वीसीआर चलता था पहले डीवीडी में, इतनी बड़ी बड़ी कैसेटें होती थी इनकी, फिर सीडी आया, पतला सा आया। ठीक है, और आजकल पेन ड्राइव, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसमें तो और ज़्यादा रहता है ना। तो मतलब सब मुझे ऐसा लग रहा था कि कई गुना लिखा है, तो मतलब अधिक भी लिखा है, कहीं भी लिखा है, मतलब ज़्यादा ही। नहीं वो इतना नहीं, वो टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा याद रखना ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी के साथ याद रखना। 77 सर, इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, इसमें ट्रिक बता दो आप कैसे। देखो जैन दर्शन की बात है, देखो जैन फिलोसफी किस पे काम करती है। ठीक है, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए। देखो हमेशा एक चीज़ याद है, ए और डी में बहुत कंफ्यूजन था इसमें। अब देखो ध्यान से देखना, देखो पहली बात, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। मैंने कितनी बार बोला, जैन दर्शन क्यों आया, बौद्धिज्म क्यों आए, हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए। ठीक है, पहली बात ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। तो हिंदुइज्म क्या बोलता है कि जो है भाई भगवान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बताओ, ये तो इसका विरोध करेगा ना। अरे ऐसे सृष्टि की रचना तो नहीं, आप ये चीज़ सोचना, सृष्टि की रचना देखो, अगर आप हिंदुओं के दर तो भाई विष्णु ने क्रिएशन किया है, ब्रह्मा पालन करता होता है, शिव संहारक होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सार्वभौमिक आस्था, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तो ये भाई थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर से आएगा ना। ठीक है, तो सब ऐसे होता है, साइंटिफिक टेम्पर कहाँ बात करिए, विधान जो है, हाँ भाई सब ऐसी बात है। जैसे कोई संसद बनती है, संसद का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे अपने कानून एक्ट 1935 एक्ट बनाया, तो इनका भी वैसे माना। सब ऐसी बात है ना, कोई भी जो नया धर्म इवोल्व होगा, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना कि वो साइंटिफिक टेम्पर की तरफ बढ़ेगा। पहले लॉजिकली क्या होता था, आस्था होती थी, आत्मा, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ है, हम तो उनका ही मानना है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है कि नियम कानून है, उसके तहत जो है सृष्टि की रचना में पालन पोषण होता है।
पर ये दो सब देखो एक चीज तो हमेशा, सर ये आत्मा आत्मा करते रहता है ना, सब में आत्मा है, अरे इसमें नहीं भी नहीं 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 आत्मा नहीं है, नहीं नहीं, तो आत्मा के अनुसार सृष्टि की क्रिएशन शैली हुआ है। जीवन सब में है, मतलब नहीं नहीं, उसका टाइप मतलब ऑफ। ये नहीं हुआ ना सृष्टि की रचना किससे हुई, ओके, सृष्टि की रचना। बात तो उसकी बात कर सर रहा है ये। नेक्स्ट 94 सर। 94। Yes, sir. ये मैंने दोनों कर दिए थे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब देखो ये इसमें थोड़ा बहुत भी आप, इसका मतलब है ना थोड़ा बेसिक आप अच्छे से कीजिए, आप बेसिक में गड़बड़ी है आपके लिए। अब ये तो थोड़ा बेसिक भी आपको पढ़ना चाहिए तो मतलब इनमें नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिक इसमें इतना मैटर नहीं करेगी। नहीं ऐसा नहीं, ट्रिक भी लग रही है, पर दोनों चीज़ जरूरी है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता। देखो अफ्रीका, यूरेशिया, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण मुख्य कारण क्या है। अब मुख्य कारण हो गया तो सभी को दोनों में से तो एक ही आएगा ना। स्पेसिफिक एकदम क्वेश्चन की डिमांड हो गई है तो ये भी लॉजिक समझो, यहाँ ट्रिक लग रही है ना, मुख्य कारण पूछ रहा है आपसे। कारण कारण ओके ओके और ओके। जो भी स्पेसिफिक कारण कारण एक पूछ ही रहा होता है एक ही होता है। दूसरी बात एक चीज़ एक सोचो, ये बोल रहा है क्या है, ये उपोषण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित होते थे, हाई प्रेशर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र से तो याद रखना लो प्रेशर की रेट होती है। नहीं तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये सोचो कि उष्ण महासागर से शैली होता है, अपने पता कि जहाँ शीत धाराएं होती है उसके कारण यस जो है सर, डेजर्ट बनते हैं, तो ये भी हमारे थोड़ा स्थल बनता है। यस और दूसरी बात मैंने कितनी बार बोला, जहाँ बेबी उसको चांस है वो हमेशा, यहाँ तो यहाँ इजीली चेंज करना आसान है ना। हॉट की जगह कोल्ड आराम से रिप्लेस हो सकता है ना, यहाँ हॉट दे दिया कोल्ड, तो स्वाभाविक बात है इजीली जहाँ रिप्लेसेबल होता है तो अपन जानते हैं ना गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ओके सर। ठीक है, तो इसका पहले सही होगा। ओके और सर, और एक 96। देखो इसमें तो लग रहा है, ये चीज़ याद रखो, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीवितता सामान्यतः, इसमें देखो ये बोला है। ये सही होता, ये पूछना था सर मुझे, हाँ ये सामान्य तो सही मैक्सिमम होता टाइम है ना, सही होता है। मतलब कोई एक्सट्रीम सही वर्ड नहीं होता है दिया हो, ये। हाँ सामान्य तो वर्ड जनरली बोल रहा है ना। दूसरी बात अगर आप लॉजिकली और सोचो ना, देखो मैंने मुख्यतः कितनी बार बोला, आप तो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट सीखो, मतलब मैंने क्या बोला है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूरी होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन कैसे करूँगा, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। मैं हिमालय का एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा। जैसे हाई एल्टीट्यूड होगा तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा दिक्कत, यहाँ पे बर्फ़ रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहेगी, ठंडी हवाएं रहेगी, बरसात भी जब जानते हैं अपन, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बरसात जब जैसे ऊपर चढ़ती जाती है कम होती जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है डाइवर्सिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। और स्वाभाविक नीचे जो इलाका रहेगा उसमें बरसात भी हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट मानसून पाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिक बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, तो इसीलिए तो बोल रहा है एकदम सही बात है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर उत्तर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक है, ये दोनों एक ही तो बात बोल रहा है, ये दोनों एक ही तो बात बोल रहा है। सर ये तो क्वेश्चन सही था, सी किया मैंने, पर मुझे इसमें ये डाउट था कि अगर नहीं सामान्यता सामान्य सही लगा होता है, दिया। सामान्य सही होता, पर ये कोई उसके एक्सट्रीम वर्ड कोई उसमें नहीं दिया हो, ये तो प्रोबेबली ओके स्टेटमेंट सर। बना रहा है ना, पॉसिबल स्टेटमेंट बना रहा है। तो बस सामान्य तो ऐसा होता हो सकता है कहीं पे ऐसा भी हो, परंतु ये बोल रहा जनरली, तो जनरली तो सही होगा ना। ओके ओके, और अगर सर मुख्यता दिया हो, मुख्यता तो वो तो वो गलत होता है। गलत होता है, मेनली तो गलत होता है ना। अब मैं सामान्यता फिर बार सही बता रहा होगा हूँ कि और ओनली मुख्यता। एक वर्ड से काटा मत करो, आप उस जो कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है उसका संदर्भ निकालो। यही चीज़ तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई ट्रिक के पीछे भागोगे ना तो फिर ट्रिक लगानी है, परंतु पहले कॉन्सेप्ट देखो, मैंने इसमें क्या किया कॉन्सेप्ट भी लगाया, अरे ट्रिक भी जो है सामने लगा है, परंतु कॉन्सेप्ट जो है ओके सर। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा कुछ यस सर। सर ये यही क्वेश्चन थे जिनमें ट्रिक थोड़ी गड़बड़ हो रही नहीं, थी, इसका बाकी मैं में बता रहा हूँ, ट्रिक इसका नहीं आपका लगी, फिर नॉलेज बेस्ड आपका सब इसका सबक थोड़ा बहुत आपका जो है बेसिक थोड़ा आप अच्छे से नॉलेज कीजिए। हाँ नॉलेज कम था। यस हाँ, सर, यस थोड़ा सर। थोड़ा अपना बेसिक अच्छा कीजिए और ठीक है, ओके मतलब सर। आपका। रही आपने सी सेट में, कल मुझे एक बार बताओ कि आपने बताया था कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सी सेट में। सी सेट में सर 70 कितना अटेम्प्ट, 79 अटेम्प्ट किए थे सर। 79, मतलब एक ही लेफ्ट किया था आपने, मतलब सर एक ही छोड़ा था आपने। यस सर, एक नहीं छोड़ा था, काफी छोड़े थे। तो वही तो बताओ, फिर 79 कहाँ पे भाई आपने, मैंने सर गलत 69। कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए आपको बोला था इसको एक बार दोबारा चेक करो। एक मिनट, गलत कर दिया है सर मैंने बहुत। एक मिनट थोड़े मैंने है, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। 1 2 3 थोड़े हैं मैंने, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 छोड़े हैं सर मैंने 80 में से, मतलब 70 करे हैं मैंने टोटल। इसमें से कितने सही हुए हैं आपके? 70 में से फिर मेरे 6 गलत हुए थे और फिर बचे मेरे कितने 64। 62 मतलब नेगेटिव काटने के बाद 6 62 बचेंगे, तो 2.5 से अगर आप इसको गुणा करोगे 25 दूना 50, 25 की 150, 155 नंबर है आपके। ओके सर, ओके ओके, ये मैं पता नहीं दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, मतलब ठीक है, अगर देखा आपका नहीं उस पेपर में इतना अच्छा स्कोर, मतलब सीसेट आपका ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ये तो हो गया अपना, यस सर। अब मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, वो चीज़ें बताते जाना आप। तो पहले ये बताओ, 2024 में सीसेट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 2024 का पेपर सीसेट का आप बताइए, आप उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो एक बार मेरे को बताइए। फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या करना है, वो चीज़ याद रख रहे हैं। सर मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं लिखा नहीं है, गिनने पड़ेंगे सर, एक मिनट। गिन के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, गिन के बताओ। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, सर 54 अटेम्प्ट किए थे। 54 अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है, उसमें से कितना करेक्ट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, ये बताइए। ओके सर, करेक्ट हुआ मेरे 1, 2। कौन सी कोचिंग आंसर कैसे मिलाए थे? सर विजन की। ठीक है, ठीक। सर 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, सर 39 सही हुए थे। 39 सही हुए थे और आपके टोटल 54 अटेम्प्ट किए थे। 15 गलत हुआ, 5 काटोगे 34 इंटू 4 तो 10, 25 या 75, 10, 85 नंबर आए आपके, ठीक है। ऐसे पता नहीं क्या है, कहाँ है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके तो मेरे जीएस के 89 बन रहे थे सर, मतलब बहुत ही कम काट पीट के, मतलब इस जीएस के तो 3 जगह देखी थी मैंने, तो मैं क्या चल 89 आ रहे थे। ठीक है, जीएस में बताया आपने कितने अटेम्प्ट किए? जीएस में अटेम्प्ट नहीं लिखा है सर, मार्क्स ही लिखे हैं मैंने बाहर। कितने क्वेश्चन छोड़े थे अटेम्प्ट आपने? वो देख लो, किसी क्वेश्चन सर एक गिन के बता दूं मैं सर? हाँ, बता दी। 1, 4, 6 अटेम्प्ट कितने किए हैं मैंने? 1, 2, 3,
5 6 7 8 9 15 18 19 20 21 22 40 सर 92 अटेम्प्ट किए थे। 92 अटेम्प्ट किए आपने? हैं? यस सर। ठीक है, पहली बात तो ये देखेंगे अपन ने 8 क्वेश्चन तुमने कौन से छोड़े हैं। अभी बताओ इसमें कितने सही हुए तुम्हारे 92 में से? सर ये भी देखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 12 Yes, I wish it. Yes, 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 yes. Large Charlie, 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 Charlie. Yeah, Charlie, sure. Set. Set. Pants. Set. 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 16, 70. 72 आ रहे हैं सही। आपके 92 में से 72 करेक्ट है? यस सर, सही आ रहे हैं ये। अगर फिर तो इसी अनुसार आपके 20 गलत हुए। 20 अगर आपके सर। गलत हुए तो 7 क्वेश्चन काट लो। इसमें से 7 क्वेश्चन काटोगे 65, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके 130 नंबर आने चाहिए ना। पर सर मैंने अपने 89 लिखे हैं बाहर, क्योंकि मैंने 3 उससे मिलाए हैं, 3 आंसर की से मिलाए। बहुत किचर पिचर हो गए, अभी मैंने ऊपर से मिलाए हैं। तो मतलब आप मेरे 19 मार्क्स लेके रखो। 90 मार्क्स नहीं, मुझे ये देखने थे कौन से क्वेश्चन सही हो रहे, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। बात ये चीज़ समझो। अगर आप बोल रहे हो 92 आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, चलो मुझे सर 92 किया है। पहले मुझे बताओ आपके जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो कौन कौन से क्वेश्चन? आपका सीरीज कौन सा था? सीरीज सी सीरीज था। सी सीरीज था। चलो क्वेश्चन बताओ आप जिसने आपने छोड़े हैं, पहले वो देखते हैं अपन। उससे पता लगेगा कि आपका नॉलेज का कमी है या आप ट्रिक लगाने में गलती की हो, क्या गलती की हो। छोड़ने वाले की जो गलत सबसे किया पहले वो। आप, चलो ठीक है, छोड़ते हुए ये देखो, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इन क्वेश्चनों में देख के बताओ। आप ये खोलो आपके पेपर में, जो छोड़े हैं और गलत हुए हैं वो बताते जाओ। पार्थिव विक्रम वाला।
अभी तो सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी यूपीएससी की। नहीं गलती है ना, अगर आपको इतना इतना वो अच्छा नहीं है नंबर सर। आ रहा है 89 नंबर आना बहुत अच्छी बात है, तो ये तो गलती है ना आपकी। पार्थिव विक्रम कहाँ गया सर? क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। हाँ सर मिल गया, 91 है मेरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला सही हुआ है गलत हुआ बताइए आपका। यस सर सही हुआ है सर। ठीक है। ये मैं मतलब अभी पता नहीं है यूपीएससी के थ्रू, पर नहीं मेरी नहीं नहीं, उसमें मैंने ये सर ऐसे से ही हुआ है सही हुआ ना, कोचिंग के उसमें। ठीक है हाँ। यस सर। ये बताओ थर्ड वाला सही हुआ है? और मतलब आप इसमें ये देखो ना, ये क्वेश्चन देखो। यस सर सभी 4 किए थे मैंने इसके। ठीक है, यस सर। अब ये आगे बताओ, ये वाला और ये वाला सही हुए या गलत हुए? भूमध्य रेखा, यस सर ए किया था मैंने इसका 92 का, मतलब ये सही है, भूमध्य रेखा वाला। सही है आपका। यस सर। ठीक है, ये बताओ जनवरी और माह वाला। ये मैंने किया ही नहीं था सर, छोड़ दिया था। अच्छा। समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपने नहीं किया था। यस सर। अब मैं बताता हूँ इसमें देखो, चलो ठीक है कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है, पहली बात ये Yes, चीज़ याद sir. रखना। कैसे मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गए होंगे एग्जाम में, एक तो ये गलती हो सकती है Yes, sir, डायरेक्ट नहीं पढ़ एनसीईआरटी के गई थी। हाँ, तो पहली गलती तो आपकी ये है इसमें। ठीक है, दूसरी ट्रिक भी लग रही है, परंतु मेरा मानना चाहिए कि कुछ चीज़ें ये चीज़ याद रखना कि नॉलेज ज़रूरी है, आपको कुछ चीज़ें तो बेसिक पढ़नी ही पड़ेगी। ट्रिक भी लग रही है इसमें, ऐसा Yes, नहीं है। sir. ठीक है, अगला वाला बताओ, 5वां नंबर का क्वेश्चन जो 95 है। यस सर सी किया था इसका मैंने। सही था सही हुआ। तो ये क्यों सही हुआ? Yes, आपको sir. पता था ये चीज़? सर मैंने गेस लगाया था इसमें। ठीक है चलो, इसका तो कोई नहीं, अब क्या मुझे सोर्स मिल गया है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपकी बारी में आएगा ये क्वेश्चन सही होगा, टेंशन मतलब वो मैं कोई पीडीएफ दूंगा उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, तो अब ये सारे, अब देखो ये नहीं बना तो इसका मतलब है आपने एनसीईआरटी थोड़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, Yes, sir. पर मेरा मानना है कि इसको NCERT अटेम्प्ट करना चाहिए था आपको, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। सर मेरा मैं कर रही थी अटेम्प्ट, पर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ही कर रही थी, सेकंड में मेरे को गलत लग रही थी, और आंसर आई थिंक इसका दोनों है। नहीं 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 मैंने कितनी बार बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो इसमें लग रही है, ध्यान से सर देखो। एक ही स्टेटमेंट सही थी। हाँ ओनली पहला सही है इसका। ठीक है, ओहो सर मैंने निशान भी देखो लगाया यहाँ था, पे पर मैंने नॉन कितनी बार अटेम्प्ट बोला लिख दिया शीत फिर वाला है, तो भाई देखो अभी जो अपन देखो 2011 की जो ट्रिक की है, शीत की जगह क्या हो जाएगा, यस सर। उष्ण हो जाएगा ना। तो ये आराम से देखो, Yes, sir. देखो वही सेम क्वेश्चन देखो 2011 का, ट्रिक वही है। Yes, sir. वही लग रही है अभी भी। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि यहाँ एंड लगा रहा है, मोस्टली उसका गलत होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो ये एंड नहीं है, ये और है, ये और है ये चीज़ भी समझना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, थोड़ा बहुत है ना ये चीज़, जैसे हमेशा एक चीज़ याद रखना, इस टाइप के दोनों स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो, बहुत रेयर चांसेस में सही होते हैं दोनों स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखना। जब जनरल वर्ड दे दिया और साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो, तभी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सर मैंने ए ही किया था, फिर मैंने इसको नॉन अटेम्प्ट लिख दिया अब ऊपर देखिए कि गलती पता करना। नहीं अब सही होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए थे ना मैंने। नहीं नहीं, मैं कहीं वैसे नहीं, फिर नहीं, करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखो इन क्वेश्चनों में बताओ, छठा क्वेश्चन सही हुआ था गलत हुआ था आपका? सर ये गलत दिया था मैंने सर। अब देखो ये बेसिक नॉलेज की आपकी। यस सर, आगे कंफ्यूज हो गई थी सर मैं ए और बी में उसमें। ठीक है कोई नहीं, पर मैं कहने बता रहा हूँ, अभी जो तुम्हारा जो दिक्कत अब मुझे समझ में आ गया है, मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप ट्रिक व्रिक लगा पा रहे हो, परंतु थोड़ा से नॉलेज के कारण जो कुछ क्वेश्चन आप जैसे छोड़ रहे हो या गलती कर रहे हो। मैंने इसका बी कर दिया था सर, ए आंसर होना था ना। हाँ जो भी है, मतलब मेरा आंसर जानने का पर्पस बी होना, ए होना नहीं बी होना था, मैंने ए किया था, बहुत कंफ्यूज हुई थी मैं इसमें। ठीक है कोई याद बात ही नहीं आ नहीं रहा है, था कोई कुछ बात भी। नहीं है। देखो अब ये चीज़ समझनी है आपको कि आपको थोड़ा सा Yes, बेसिक sir. नॉलेज को आपको इनरिच करना है। ठीक है, और आप कर ओके लोगे। सर, ओके ओके। ठीक है, ट्रिक आप अच्छे खासे लगा लेती हो। ठीक है, वो तो है ही ओके साथ सर। में। तो आपको थोड़ा बहुत जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी जाके पढ़ो, आप 6 to 12 आपको पढ़ो। ठीक, और बताओ मुझे फटाफट, ओके और बताओ NCERT। और कौन से क्वेश्चन छोड़े आपने? ये किए, ये सही हुआ था 9th वाला 7th वाला, और ये छोड़ दिया था सर ये वाला। कौन सा? नहीं सर, किया था मैंने, केवल एक आपकी ट्रिक लगी थी ना इसमें, 3 में से 3 माइनस 2 एक ही होगा, एक किया था मैंने इसका, सही हुआ था। और ये चट्टान वाला मेरा गलत हो गया था सर, ये 97। इसमें ट्रिक लग रही है, चलो कोई मैंने नहीं, ए किया था दूसरी बात है ना इसका, एनसीईआरटी बी किया था। ठीक है, नहीं कोई नहीं, चलो ये तो थोड़ा उसने स्टेटमेंट यहाँ पे घुमा दिया था, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन किया यस था। सर, और ये सही हुआ था, आपके ट्रिक सही हुआ था, 4 में से 2 ही सही होंगे, मैंने 2 किया था, ये सही हुआ था। अच्छा ठीक है, और बताओ। सही है ना सर 2? हाँ हाँ ठीक, कोई नहीं।
आप इसमें से बताओ, इनमें से कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ? क्या है दोनों? एक मिनट सर, ढूंढना पड़ेगा ये क्वेश्चन। दोनों पोली वाला तो सर अटेम्प्ट नहीं किया था, पर मैंने इसका आंसर ए लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने किया ही नहीं, फिर मेरे को समझ ही नहीं आया। हाँ यही था इसका आंसर, यही था। अब देखो यही आपकी गलती है, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यस सर, ट्रस्ट नहीं था। तो मेरा मानना है मेरी ट्रिक सीखने के बाद में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, धूम धड़के से करना चाहिए, कोई दिक्कत यस सर, मैंने आपकी ट्रिक से ही 92 पहुंची हूँ, फिर मैं डर गई थी, मैं कहा 92 ये भी कर दी थी, फिर मैं नॉन अटेम्प्ट लिख दे रही थी, मैं कहा नहीं फिर ज्यादा ही नेगेटिव ना हो जाए। नहीं, फिर आप सीख नहीं रहे हो। देखो ये कि हमेशा से हाई रिस्क लोगों हाई गेन होता है, और ये मेरा बेनिफिट रहा है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप नॉलेज के साथ ये ट्रिक सीख जाओगे तो आपको 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, कोई बनता ही नहीं है कोई क्वेश्चन सोचने का। जैसे मेरा, अब देखो मेरा भी क्वेश्चन सही हुआ, अब मैं भी, अब देखो ये देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोई करंट अफेयर की जरूरत थी? नो नेवर, कोई जरूरत नहीं थी। नो सर, मतलब समझ रहे हो ना? तो मेरा कहने मतलब यही है कि आप अगर इसमें विजयवाड़ा कहीं सुना ही नहीं, मतलब इतना नहीं, ध्यान दूसरी में बात नहीं देखो, था। मैं इसमें जो ट्रिक लगाया था, मैं ये लगाया था कि देखो दोनों पोलो नए नाम लिख रहा, कुशीनगर का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि नया नया पोर्ट बना है वहाँ पे, ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब मैं समझ में आता, नया बनेगा तो नई टेक्नोलॉजी से बनेगा ना, ठीक है। दूसरा सही है तो पहला ये गया, और कभी भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में तीनों कभी सही नहीं होता है, ये चीज याद है। -2 कौन सी? हाँ ठीक है। दूसरी बात, अब देखो विजयवाड़ा भाई बहुत पुराना शहर है, और यहाँ पे पहले से होगा ना कोई एयरपोर्ट, अभी नया इसलिए बनेगा, नया कहाँ बनता जहाँ नए नए डेवलपमेंट एरिया हो रहा है। तो ये मैंने जैसे काटा मेरा सही हो गया था, मैंने किया ही नहीं, भरा ही नहीं मतलब पेपर। ठीक है चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये सही हुआ था तुम्हारा? देखिए तो ये लिखा सर, गलत हुआ था। ठीक है चलो, अमेज़न बेसिन कर दिया, नहीं कांगो बेसिन कर दिया था, अमेज़न होना था। ठीक है चलो कोई नहीं, तो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए सही, कोई दिक्कत नहीं, पर तो जैसे ये क्वेश्चन है ये गलत नहीं होनी चाहिए, ट्रिक भी लगती है यार, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है चलो मैं समझ गया आपको ना, चलो ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया बेसिक। दूसरी बात, एक बार सीसेट का भी मैं देख के, पर थोड़ा ना थोड़ा आप वही है कि आप पिछले 6-7 महीने से आप एकदम बाहर हो गई यूपीएससी तैयारी से, ये थोड़ा सर सी सेट में लगता है मुझे, सी सेट में रह गई होगी, जीएस में तो काफी नंबर आए ये तो मुझे पता है, पर इसमें रह गई सी सेट में। सी सेट में आप 85 बता रहे हो नंबर, ऐसे कैसे हो सकता है फिर? तो मैंने पता नहीं सर, ऐसे मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, पर सी सेट में ही रही हूँ, इतने अंदर से फीलिंग आती है कि जीएस में तो कहीं से कहाँ तक नहीं रह सकती। हाँ आप जितने बता रहे थे, आपका 92 में से 72 सही है, 60 भी सही होते तब भी आपके बहुत ज्यादा नंबर थे, 105 थे नंबर, तो स्वाभाविक सी बात है। चलो ठीक है, सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन की वजह से सोच रही हूँ ना मैं सर, क्योंकि ये बहुत रेयर ही सही बताते हैं कोचिंग वाले ना। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि मैं देख रही थी 3 से 1 से नहीं 2 से चेक किया था, एक अनअकैडमी सर से किया था, वो मधुकर कोटवे है ना सर, उनसे किया था, और एक और सर से किया था, विजन वाले सर से। उनका दोनों का मतलब एक सही बोल रहा था, एक गलत बोल रहा था, तभी मैं सोच रही थी इसी में हुआ है, सी सेट में। तो आपने सारे पैसेज किए थे 27 में? यस सर, सारे किए थे मैं, सारे किए थे, उसमें से मुझे बताओ कितने सही हुए कितने गलत हुए, एक बार मुझे बताओ, फिर मैं बता दूंगा। सर जो मैंने मधुकर सर को, नहीं सर क्या नाम है उनका, मधुकर कोटवे, धर्मेंद्र झाकड़ सर को फॉलो करती हूँ ना मैं ज्यादा इसके लिए, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग बताती हूँ मेरे कितने सही हुए थे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 13 18 19 सर उनके अकॉर्डिंग 21 ही सही है मेरे सर। 21 उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे सही हो रहे हैं? यस सर। और तुम्हारे टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे? 37 या 30 कितने हो रहे थे? 39 कितने हो रहे थे?
32 सर, 30 नहीं, कितने? 32 तो काट पीट के 39 9 39 हो यस गए सर, थे। 39 और 5 यस या सर, 54 आपने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से आपके 15 ये गलत यस थे। सर, ठीक है, तो 5 काटे तो 34 आपका सही हो गया था। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब इसीलिए इसी जो में है ही ना, है, पता नहीं अब कहाँ। अब देखो यहाँ से अगर मान लो कि कम भी होते हैं, आप दूसरे जो यस सर, मधुकर कोटी उससे मिला रहे थे, आप कितना सही हो रहे थे आपके? उनके तो बहुत ज्यादा सही हो रहे थे, उनके 25-26 जा रहे थे, तो अब मैं कहा इतना ठीक तो है, नहीं हो यहाँ से तो सकता। फिर आपके कम नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा भी कम होंगे तो मान लो 2-3 कम मान लो, 3 मान लो, इससे ज़्यादा कम तो नहीं होने चाहिए। अगर 3 भी अगर मान लो आपके कम होते हैं, तो मान लो कि आपके यहाँ से मतलब सबाइश बात 3 क्वेश्चन कम तो 36 पे आ गए आप। ठीक, 36 तो सबाइश यस बात सर। 14 18 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन काट लो तो तब भी आपके 75 नंबर और पे एक पहुंचे। डाटा सफिशिएंसी वाले लिख हाँ लो आप, उसमें, 4-5 क्वेश्चन। हाँ वहाँ पे भी। उसमें गई हूँ मैं हाँ तो फिर तभी। सी सेट में मामला आपका गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे गड़बड़ मेरा है मानना सर चाहिए आपको, बहुत अगर ज्यादा। 80 के समथिंग भी नंबर आ रहे हैं इजी पेपर में, तो आपको थोड़ा सी सेट पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे अगर आपका। ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि शायद आपने ये साइड टाइम के बाद में फिर एसएससी तैयारी शुरू की है ना? यस सर, तो उसका भी सर मेरा आ गया है एग्जाम। अच्छा 23 मई को है उसका एग्जाम भी, और 25 मई को यूपीएससी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो मेरा मानना है कि आपने उसके बाद में मैथ पे अच्छा काम कर लिया है, अगर आपने भाई एसएससी। यस सर, फिर मैथ पे ही किया सर काम, तभी तो मैं सीसैट ही पढ़ती रहती हूँ। ठीक है ठीक है, कोई ओबीएस हो गया एक। यस सर। कोई नहीं। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से। पहली बात जो है, तुम्हें सी सेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तुम्हारा इतना अच्छा भी नहीं। पैसेज चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है। देखो पैसेज के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करनी है, ओनली मेरी क्लासेस देखनी है आपको। ठीक है, यस सर, मतलब वही यस है, सर, पहले पेपर लगाओ अपना, उसके बाद ही मेरी क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो अभी जो आपके पास पीवाईक्यू वाले पिछले साल वाली वो क्लासेस देखो अभी। ठीक है, फिर अभी करेंगे अपन ओके मैथ के सर, बाद में अपन पैसेज ही करेंगे, ओके फिर उसके बाद में लास्ट में ओके रीजनिंग सर, करेंगे। ठीक है, तो पहला बस ओनली ओके पैसेज में सर, आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है अब सर, बात आती है रीजनिंग और मैथ की। ठीक है, रीजनिंग में तो आप एसएससी के लिए तैयारी की होगी, तब पढ़ी भी होगी, तो मेरा मानना है कि मैं मानता हूँ कि अच्छा हो गया आपका। ठीक है, पर फिर भी यस ऐसा नहीं कि सर। आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो। तो एनसीईआरटी वाली जो सर मेरी डाटा सफिशिएंसी वाला, डाटा सफिशिएंसी। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी वाली जो है वो क्लासेज जो है, जो भी मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो आप खुद से करो। अगर वो सारे क्वेश्चन बना रहे हो आप यस सर, इजीली, ठीक है, कोई जरूरी नहीं क्लास भी देखो, पर जो मैंने सर, उसमें बताया एक बार फटाफट देख लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये है, उनके सारे क्वेश्चन जरूर यस लगा सर, लेना। तो मेरा मानना 30 क्वेश्चन तो वहीं से आने ओके सर, वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन ओके आएंगे सर, वहाँ से ओके अच्छे खासे। एनसीईआरटी। ठीक है, तो वो जो ठीक है, मैंने एनसीईआरटी करवाई है आप वहाँ से कर लेना इसके लिए। रीजनिंग के ठीक लिए है आपको सर, अलग से कहीं पे कुछ भी कोई फालतू का बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो मेरे साथ आप 1995 से लेके 2024 तक आपको ये क्वेश्चन करने, जो डेली क्लास करना है आपको, बस मतलब वही सीधी सी बात है। ओके सर, ओके ठीक है, ओके ओके ओनली एनसीईआरटी करना है, और जो भी आप ये करना है उसके अलावा जो आप भी एसएससी का जो पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम भी देना है आपको, तो फिर उस अनुसार भी थोड़ा थोड़ा, यस पर सर, ऐसा नहीं उधर ज़्यादा फोकस मत हो सर, जाना। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एसएससी का ठीक है यूपीएससी सर, का मैं जो डेली टारगेट दूंगा वो करते रहना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं ओके जो सर, आपको ओके। अच्छे से करनी है। ठीक है, इसके अलावा सी सेट में आपका जी नहीं सर। होगा, मतलब नहीं रुकेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये चीज़ें सर आपको, डाटा सफिशिएंसी के लिए डाटा सफिशिएंसी कुछ नहीं, ओनली पीवाईक्यू करो। मेरा मानना है जितना पीवाई टॉपिक की। पे कमांड करती है, और क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू में अब अच्छे खासे क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग उसके अब 40 के समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी बात 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए, पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे। ठीक है, तो अब अपने पास अच्छे क्वेश्चन है, अगर उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेंगे। देखो डाटा सफिशिएंसी अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, ये चीज़ समझो, वो एक क्वेश्चन ओके पूछने का सर, एक तरीका है, बस उस पैटर्न को समझ लो तो कर लोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ याद ओके रखना, सर, और कुछ ही नहीं है उसमें अलग से कोई। मेरा पहली बात ऐसे कोई बुक बनी भी नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन पूछने का ओके सर, तरीका होता है, बस ये चीज़ याद रखना। तो सी सेट में इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट मत करना, हो जाएगा इसी से। ठीक है सर। सर मैथ के लिए एनसीईआरटी ना, हाँ और एनसीईआरटी रीजनिंग के लिए जरूर करो, 95 से लेके 24 तक के मतलब सारे, वो तो और जी पैसेज के मतलब लिए मैथ आपकी रीजनिंग दोनों क्लासेस। के लिए, मैथ रीजनिंग दोनों के लिए 1995 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन। ओके ओके सर, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ओके। अलग और करने मैथ की के जरूरत। लिए ठीक है, मैथ के लिए भी सर मैं, मैथ के लिए जैसे आपके नोट्स हैं, हाँ वो वो भी नोट्स तो करना इंपॉर्टेंट है है। ना। मैथ और यस सर, रीजनिंग जो है उसमें दोनों ही नोट्स है, तो उसमें मेरे नोट्स हो गए। यस सर, ठीक है, एनसीईआरटी क्लासेज हो गई आपकी, फिर ओनली पीवाईक्यू जो है 1995 से लेके 2024 तक के, बस ओके सर, ओके ये आपको मस्ट है, ये करना ही है। दूसरी बात जो डेली क्लासेज होगी वो डेली करते रहे। ठीक है, अब बात आती है अपन ठीक है जीएस सर। पे आते हैं। ठीक है, ट्रिक वाला पार्ट आपका अच्छा हो चुका है, आपने मेरी क्लासेज कितनी बार देख सर ली है? सर मैंने आपकी 2 एग्जाम देने से पहले देखी थी ना एक बार, फिर हाँ। एक बार अभी देखी थी मैंने।
जनवरी में की थी स्टार्ट, थोड़ी सी फरवरी में, मतलब 2 टाइम्स देखी अभी। ठीक है, अभी उन क्लासेज को आपको 1-2 बार और देखने की ज़रूरत है, ठीक है? अभी क्योंकि आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे, जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके तो सर। 1-2 बार तो उधर से देख ओके लो, ओके जो आपके पास वो 2011 से लेकर 2023 तक पड़ी है ना मेरी क्लासेज, वो देख लेना। 1-2 बार तो ज़रूर वो देखो। ओके उसके सर। बाद में भी एक साथ मेरे ओके साथ सर। रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद में जब ये क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी तो इनका एक बार रिवीजन कर लेना। तो ट्रिक में तो आप मजबूत हो ओके जाओगे, सर। ठीक है? अब परंतु बात आती है ओके ट्रिक सर। के अलावा भी। अब देखो जैसे कुछ चीज़ें आपको जो मस्ट है आपने पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए आपने क्या पढ़ा, ये बताइए मुझे? सर ज्योग्राफी के लिए मैंने सर जैसे अनअकैडमी से पढ़ा था ना लॉकडाउन में, हुँ। तो सर ने सुदर्शन गुज्जर सर से हाँ, पढ़ा है हाँ, मैंने ठीक है। ज्योग्राफी। सारे तो नोट्स बनाए थे आपने उनके, उसके? हाँ जी सर, उनके नोट्स बनाए थे। तो उनका मतलब ये होता है ज्योग्राफी में, जो ओशनोग्राफी है ना, उसमें थोड़ी बड़ी दिक्कत आती है। क्लाइमेटोलॉजी में और ओशनोग्राफी में मुझे बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। बाकी जियोमॉर्फोलॉजी सही है। यस सर। जियोमॉर्फोलॉजी से उल्टा क्वेश्चन कम बनते हैं। जो यस सर, ओशिनोग्राफी है, सही है। क्लाइमेटोलॉजी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कंफ्यूजन होती है बहुत। ठीक है, कोई नहीं। अगर आपको देखो जैसे 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर आपको मान लो कि कुछ-कुछ क्लासेज उनकी है अवेलेबल, अगर आप देखोगे क्योंकि आप उनसे पढ़े, तो मेरा मानना है कि उन्हीं से थोड़ा अच्छे से कर लेना, यस सर सर। ठीक है? यस तो सर। इन टॉपिकों पे अच्छा करो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आपकी बार देखोगे तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए हैं इन दोनों टॉपिक से। जब मैंने यस एनसीईआरटी पढ़ाया सर। था तब मैंने बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ यस याद सर। रखो कि आपको उन्हीं के नोट्स को पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी मार्केट में मत खरीदना ज्योग्राफी के लिए, ठीक? यस और उसके सर। साथ में आपको जो है 6 टू 12 जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करनी है। पर पहले ओके कमांड इस सर। पे कर लो, फिर उसके बाद में मतलब अच्छे 2-3 बार इन नोट्स को, फिर इसके बाद 2-3 बार इनको पढ़ लेना, फिर आपको ज्योग्राफी का अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओके चीज़ याद रखना। सर, आपने वो धर्मेंद्र जाखड़ सर के नोट्स है ना, वो ज्योग्राफी के आपने सेंड करे हैं वो वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के? हाँ, वो उन्होंने एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स बनाए, पर मेरा मानना है कि ओरिजिनल फॉर्मेट में पढ़ो। ओके सर। वो ओके मत ओके। पढ़ो, ऐसे नहीं, वो गलत तरीका है जी यार। आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओके सर। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखा, ज्योग्राफी में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? ठीक है सर। फिर उसके बाद में आती है बात पॉलिटी। पॉलिटी का देखो सिंपल सा बात है। आपने पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा, पहले ये बताओ आप? सर लक्ष्मीकांत ओनली। ओनली लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ठीक है? तो आप लक्ष्मीकांत यस जो मैं सर। इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा वो यस करने हैं सर। आपको, ठीक है? और आपने पढ़ी है तो उसी को बार-बार पढ़ना है, ठीक? दूसरी चीज़ जो आपको कुछ सर। करनी है, कुछ एनसीईआरटी मैं बताऊँगा वो पढ़ना ही है, क्योंकि आपके यार एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, वो ओके सर। एनसीईआरटी से बनेंगे। तो कुछ एनसीईआरटी मैं बताऊँगा वो पढ़ सर। लेना बस, ठीक है? और पीवाई का अपन कर ही रहे हैं, ठीक है वो एक सर। अलग अपनी चीज़ है। तो ठीक है। बस ओनली आपके इसमें ओके सर। एडिशन जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, पर हाँ, यहाँ ध्यान रखना कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँ, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सारी पढ़ी होगी। यस सर, पूरी A to Z क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पर हाँ एक बार कर लेना, पर मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बताऊँ उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना बस, ठीक है? और ये एनसीईआरटी जो मैं ओके इंपॉर्टेंट सर। चैप्टर बताऊँगा वो जरूर कर लेना, ठीक? अभी जैसे मैं ओके बता देता सर। हूँ, 9, 10 तो 11 जरूर पढ़ लो। फिर और छठी, सातवीं, एनसीईआरटी आठवीं तो 9, मैंने 10। हाँ 9, 10, 11 जरूर पढ़ लो। छठी, सातवीं, आठवीं में ओके इंपॉर्टेंट सर। चैप्टर भेज दिया हूँ, एक बार दोबारा मैं भेजूंगा उनको, ठीक है? फिर 12th में भी मैं ओके कुछ सर। इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा आईआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीटी के लिए कम रहता है, पर फिर मैं बता दूंगा, पर ये तो जरूर मस्ट पढ़नी है आपको, ओके सर, 9, 10, 11 ठीक है। ठीक है? पॉलिटी में इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, कोई उड़ान हो पुड़ान हो कुछ भी जी हो, सर। कोई ज़रूरत नहीं ना है, ना सर। ठीक है? तीसरी चीज़ आती है अब अपना हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो पहले बताओ, आप आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ रहे हो? सर मेरे को एक सर ने बुक दी थी, कौन सी, धैया नाम है उनका, कुछ धैया धैया करके, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। तो वो बुक देखी थी मैंने और अपने नोट्स ही पढ़े थे जो बनाए थे कभी अनअकैडमी। मैक्सिमम मैं आर्ट एंड कल्चर तो छोड़ के ही जाती हूँ, और एंशिएंट। हाँ जी, और ये मैंने जैसे अपना ऑप्शनल रखा था ना हिस्ट्री, तो मैंने सिर्फ एंशिएंट और मॉडर्न पढ़ा था अपने ऑप्शनल से। बाकी मैं आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट में जो आ गया, और मॉडर्न ही पढ़ के जाती हूँ। मॉडर्न मैक्सिमम ये विपिन चंद्रा, और ये पढ़ रखी थी मैंने, क्या नाम है उसका, स्पेक्ट्रम। अच्छा, ठीक है। तो पहली हिस्ट्री बात एक मेरा चीज़ बड़ा रखना भारी कि नहीं, आर्ट बेकार है। एंड कल्चर के लिए देखो जो मस्ट है वो तो पढ़ना है। 11th की एनसीईआरटी जो है फाइनेंस आर्ट की, ठीक है, ये जरूर पढ़नी है आपको, क्योंकि इससे कुछ कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बन 11th जाते की। हैं। हाँ, जैसे मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें जो मैप दिए हैं उसमें जो चित्र डायग्राम दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? तो ये तो जरूर पढ़नी है। 12th मत पढ़ना, कोई मैंने पिछले साल पढ़ाया तो कोई काम की नहीं है वो, ठीक है? 12th मत पढ़ना। 11th की कौन सी, फाइन आर्ट की बता? हाँ हाँ, ये जरूर पढ़नी है। ये आर्ट एंड हिंदी में कल्चर, मिलती है सर? हाँ हाँ, हिंदी में अवेलेबल है, बहुत सालों से अवेलेबल है तो, ठीक है? आपने भेजी है ग्रुप में?
मैं भेज भी दूंगा इसका, तो शायद मैंने भेजी नहीं है। यस सर, भेज देना सर इसको। ठीक है, तो ये चीज़ यार ये जरूर पढ़नी है। दूसरी बात, नितिन सिंघानिया के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, या जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा, तो थीम वाइज आप पढ़ लेना, समझ में? थीम वाइज आप पढ़ लेना कि चाहो तो जहाँ से आपने पहले पढ़ा, मेरा माना वहीं से पढ़ लो। जैसे मैं चैप्टर बता दूंगा, मैं जैसे बौद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, गुप्ताज इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं थीम बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उस थीम को चाहे आप नितिन सिंघानिया से पढ़ लो या जहाँ से आपने पढ़ा है। मैंने तो पहली बार, आप जो बुक बता रहे हो मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मार्केट में ऐसी कोई बुक है। हो सकता है कोई अच्छी बुक हो, मुझे नहीं पता, परंतु उस बुक के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं किसी टॉपर से। ठीक है, परंतु ऐसा भी सर यस सर, मेरी फ्रेंड थी ना, उन्होंने पता नहीं कोई कोर्स ज्वाइन किया था मधुकर सर से, पता नहीं यहाँ पे। तो फिर मेरी भी उनके मतलब जो उनको गाइड करते थे सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को एक बुक सजेस्ट करी थी, पूनम दहिया, हाँ पूनम दहिया करके है कोई, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, ये मार्केट में हो सकता है कि यस सर। पर ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 3 चीजें कवर हो जाएगी इसमें, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, तीनों चीजें एक सी बुक में कवर हो जाएगी। पर इतनी मोटी मेरे से पढ़ी नहीं गई सर। नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो तीनों कवर करने की बोल रहा है तो समझ में मोटी बुक होगी। तो जो भी है थीम वाइज का टारगेट करना, ठीक है, मेरा माना इसको अच्छे से पढ़ना, और जो थीम वाइज मैं बताऊंगा, चाहे वो वहाँ से पढ़ो कहीं से पढ़ो, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए आपने क्या पढ़ा है? एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ी है मैंने, एनसीईआरटी। ठीक है। अरे मिडिवल के लिए सतीश चंद्र पढ़ी है? नहीं सर, मिडिवल बड़ी कम पढ़ी है। नहीं ठीक है, कोई नहीं। एंशिएंट के लिए अगर आप आर.एस. शर्मा पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके साथ में आपको 6, 7, 8 की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। एंशिएंट मिडिवल मतलब इसमें तो 8 वाली मॉडर्न के लिए भी हो जाती है, पर ये पढ़नी है, 6, 7 जरूर पढ़नी है, 8 भी जरूर पढ़नी है, ये तो मस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। उसके बाद में 9th मैंने बताया था कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना, 10th का एक चैप्टर मैंने जो भेजा था आपको वही पढ़ना ओनली। उसमें तो वर्ल्ड आ गई ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, एक चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, 12th का याद रखो, जो पार्ट 3 है वो एक बार पढ़ के आप साइड में कर सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ी हो तो एक बार पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ के साइड में कर सकते हो। ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने भेज ही दिया था, बस एक बार पढ़ सकते हो। इसी जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो जरूर पढ़ लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, मैं भेज दूंगा, पर एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ से आपका जो है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है स्पेक्ट्रम। अगर देखो आपने मेरा मान विपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से एक ही पढ़ना, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर। अब आप जो भी अच्छा लगे, अगर विपिन चंद्र पढ़ना चाहते हो विपिन चंद्र पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पर एक ही पढ़ना, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी आपको अच्छा लगे, फ्लेक्सिबल लगे, जो भी है वो पढ़ लेना। ठीक है, पर ये जो मैंने एनसीईआरटी बताई वो जरूर पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रखना। आप उधर स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए कौन सी 12th वाली सर? देखो मॉडर्न के लिए एक तो 8th क्लास की हो गया है, 10th क्लास का एक चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट, और 12th का पार्ट 3, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और ये 12th के पार्ट 1 पार्ट 1 जो एंशिएंट के लिए है, पार्ट 2 मिडिवल के लिए। ये एंशिएंट के लिए 6ठी क्लास की, ये मिडिवल के लिए 7th क्लास की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और अब ये देखो, अब ये हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इकोनॉमी के लिए आप कहाँ से पढ़ रहे हो? सर इकोनॉमी के मेरे नोट्स बने हुए हैं, मुरनाल सर के और मधुकर सर के कंबाइंड। अच्छा, हाँ जी, वो अच्छे से उसी को पढ़ो, बना रखे हैं उसमें सर, उसी को अच्छे से पढ़ो। साथ में बस 9, 10th, 11th का, 12th का इतना ज़्यादा नहीं, पर उसको एक बार जरूर देख लेना, जैसे बजट वाला ये सारी चीज़ मैंने करवाई एनसीईआरटी, तो ऊपर 9, 10, 11 तो जरूर पढ़ के जाना। रहने दे उस सब्जी को, रहने दे, खा वो सब्जी मत बनाओ आंटी, उसी से हो जाएगा। ठीक है, गरम कर देना बस उसको थोड़ा बहुत। देखा रहा 9, 10, 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट बने थे। ठीक है, 12th के थोड़ा एक बार पढ़ के साइड में कर सकते हो, पर इन जो नोट पढ़े हो आप यही पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी मार्केट से बुक मत लेना। ठीक है, एनसीईआरटी देखो मैं मस्ट बताऊंगा, एनसीईआरटी तो जरूरी है, एनसीईआरटी में नहीं कर सकता चाहे आप कुछ भी पढ़ो, मैंने सब चीज़ में एनसीईआरटी बताया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये जो आपने नोट बनाए इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। अगर मुन्नाल और उसका कंपाइल कर लियो तो बस बहुत है, मोर देन इनफ है। उसके बाद में आते साइंस टेक के लिए आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस एंड टेक के लिए मैंने इनके सर के नोट्स है, मधुकर सर के नोट्स है मेरे पास। ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी, एक सर थे यूट्यूब पे, कुछ उनका नाम याद आ रहा, तो उन्होंने कुछ नोट्स भेजे थे, वो है।
बस ठीक है, आपने जो भी आप पढ़ लो, ठीक है, अगर आपने पढ़े हो बार बार तो उन्हीं को पढ़ो, कोई नहीं, पर मैं जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजा हूँ आपको वो ज़रूर पढ़नी है। कुछ चैप्टर इंग्लिश में भी है, कुछ हिंदी में भी है, पर ये पढ़ने मस्ट है ये। ओके सर। ठीक है, साइंस टेक है भाई, तो ये चीज़ याद रखना, यही पढ़ रहे हो ठीक है, पर ये साथ में ज़रूर पढ़ना, मस्ट है, एनसीईआरटी जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या कर रहे हो? सर सुदर्शन गुर्जर के नोट्स, सर के नोट्स। ठीक है, वो नोट्स कर लेना, उसके अलावा जो मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजा हूँ वो पढ़ लेना। एनसीईआरटी तो पढ़नी है, आप समझो, 12th बायोलॉजी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजे हैं, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में काम आएंगे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ जो भेजा हूँ वो सब उसी में वो यही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें। ठीक है, ये पढ़नी ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये याद रखना। अब बात आखिरी आते हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था बताइए? 365 पढ़ी थी, पर उसमें से मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था, अपनी ट्रिक से ही कहा आंसर। वो फायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा है करंट अफेयर के लिए? कुछ भी नहीं पढ़ा है सर, कुछ भी जरूरत नहीं है, तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जरूरत भी नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। मैंने स्टडी जनवरी से स्टार्ट करी है, मिड जनवरी से। ठीक है, कोई नहीं, तो ये चीज़ कुछ नहीं है, परंतु ये चीज़ याद रखना, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम बताऊंगा करंट अफेयर की, वो जरूर करना है। ठीक है सर, वो कहाँ से करनी है? वो मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, सोर्स पे बता दोगे? जैसे टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। फिर जैसे लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटिको करंट अफेयर, तो मैं बोल दूंगा ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ये थोड़ा करंट अफेयर में है, ऐसे करके अपन अलग अलग जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से आप कुछ भी मत पढ़ो, मेरा देखो सबाइश बात है, इनपुट आउटपुट ऐसे, इनपुट आप जो लगाओ इन पे लगाओ, स्टैटिक पार्ट पे लगाओ, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन अभी भी स्टैटिक पार्ट से आ रहे हैं, तो क्या मतलब करंट अफेयर का। दूसरी बात, करंट अफेयर में कितनी बार बोला, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में गारंटी साथ बताओ 15 से 20 क्वेश्चन आप मेरी ट्रिक से बना लो, तो क्या मतलब 30 के 30 क्वेश्चन तो कभी बनते भी नहीं बनेंगे तो अपनी ट्रिक से ही बनेंगे, ये चीज़ याद रखना, वो पढ़ने से तो कभी नहीं बनने वाले, ये चीज़ याद रख लेना। और हाँ ये है कि देखो मेरा ये टारगेट जैसे 30 क्वेश्चन आया ना, तो ये मान के चलो 10 क्वेश्चन मैं जो टॉपिक बताऊँ वहाँ से आ जाएंगे। जैसे पिछले साल भी मैंने बता दिया था कुछ क्वेश्चन, जैसे आपकी बार जो मिनरल्स वाला है उसका मुझे मिल गया है पीडीएफ, तो वो मैं बता दूंगा, तो ऐसे करंट अफेयर भी टारगेट कर लेंगे अपन। ठीक है, और ये है कि 10 क्वेश्चन जो है मेरे मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ वहाँ से आ जाए, और अपने 20 क्वेश्चन बचे उसमें मान लो 10 सही भी हो गए ट्रिक लगाने के बाद, 10 गलत भी हो गए, तो क्या ही दिक्कत है, आपने फिर भी नेट अपन जो है आप ये मान के चलो 17 क्वेश्चन पॉजिटिव में रहोगे आप, तो और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। मतलब समझ बात है, पॉलिटी आप वो मतलब पीटी सीट इतनी बार पढ़ के जाओ फिर भी कोई आउटपुट नहीं निकले, तो क्या मतलब आप खुद ही सोचो। मैं तो आउटपुट की बात है, तो स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी बात, आपको स्टैटिक में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, जो मैंने बता दिया, अब ये चीज़ याद रखना जो इम्पोर्टेंट है वो। सर आपने एनसीईआरटी के बीच से निकाल के वो दिए, तो वो पहचानने कैसे कि कौन सी एनसीईआरटी के हैं? तो वो तो कोई नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर भेजा वही पढ़ो ना डायरेक्ट। तो फिर पहचानने कौन से कि ये साइंस का है कि एनवायरमेंट है, क्योंकि कुछ ये सब्जेक्ट में तो क्लैश करती है ना बातें। चलो ठीक, कोई नहीं, वो तो टॉपिक जैसे पॉलिटी का भी है, मैं पॉलिटी के जैसे भेजते जाऊंगा, जैसे अभी हिस्ट्री का मैं भेज दिया हूँ, तो ऐसे भेज जाऊँ, वो वैसे भी कर दूंगा। ओके सर, टारगेट वाइज भेजते रहना आप ना। हाँ, उस तरीके से कर लेना, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें। पहली चीज़, फालतू में मार्केट से कोई जो मैं बताऊंगा वही टेस्ट, मतलब टेस्ट लगाना है तो मैं बता दूंगा भाई ये टेस्ट लगाना है, उसके अलावा फालतू से एक भी मार्केट से कुछ भी खरीद के नहीं लाओगे, कोई भी टेस्ट फालतू का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कोई फालतू का मार्केट से कोई नई चीज़ नहीं खरीद के लाओगे, जो मैंने बता दिया ओनली यही पढ़ो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे विदाउट माय इन्फॉर्मेशन। आप मेरे को बिना बताए फालतू की बुक, अब चाहे कोई कुछ भी यूपीएससी भी आके तुम्हें बोल देना कि ये पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो तो नहीं पढ़नी है, याद रख लेना। मतलब समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, स्टिक रहो। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, देखो रिविजन की बात है, जो मैं ये चीज़ें बताई हूँ, मैक्सिमम आपको 5 टाइम जरूर पढ़ के जाना, मैक्सिमम 5 टाइम, मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन। हाँ, मिनिमम 3 टाइम, ये चीज़ याद रख लेना। इससे कम जा रहे हो तो आप रिस्क जोन में जा रहे हो। अगर आप मान लो 1-2 बार रिवीजन करके गए तो फिर भूल जाओ, दिक्कत होगी आपको। जी सर। ये चीज़ याद रखना, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 5 टाइम, इससे 5 टाइम से भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे मान लो पॉलिटी 10 बार पढ़ लेते हैं, ये होता है पॉलिटी लक्ष्य होता है। हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री मन लग गया तो आराम से पढ़ लेंगे, 5-6 टाइम पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा, उसको 1-2 बार ही पढ़ के जाते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी भी 1-2 बार ही पढ़ के जाते हैं, साइंस टेक भी 1-2 बार ही पढ़ के जाते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका।
आपको इक्वल ध्यान देना पहली बात, मतलब 3 रिवीजन तो सबके इक्वल होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अब ये स्ट्रेटेजी है, ये याद रखना कि 3 रिवीजन तो सबके, जैसे मान लो आपने पॉलिटी 3 बार पढ़ लिया, तो जब तक चौथी बार तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक इनका रिवीजन नहीं कर लोगे। जी सर। या आप ऐसे बना लो, स्टार्टिंग से ऐसे बना लो कि एक बार पॉलिटी पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, साइंस टेक पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, सेकंड रिवीजन फिर करो, ठीक है, सबका सेकंड रिवीजन, फिर थर्ड का सबका रिवीजन। जब आप चौथे और पांचवें टाइम में देखोगे, फिर देखोगे आप टाइम कितना बचा है, तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा बहुत है इम्पोर्टेंस दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, परंतु 3 राउंड तक तो आपको सबको इक्वल लेके चलना। फिर हो सकता है कि आप जैसे मान लो कि पॉलिटी में ज़्यादा स्कोरिंग होता है पार्ट, ठीक है, तो पॉलिटी को आप 5 बार पढ़ के चले जाओ। हिस्ट्री में समझ बहुत ज़्यादा वाइड एरिया होता है, कोई नहीं उसको 4 बार ही पढ़ के कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी से पता लग रहा है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है तो 5 बार पढ़ के जाओ। इकोनॉमी से जो पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, मतलब समझ में आया। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप, परंतु यहाँ तक 3 लेवल में आप बिल्कुल भी वो नहीं करोगे भेदभाव किसी सब्जेक्ट के साथ। जी सर। अगर देखो ये चीज़ रख दो, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा आपका उतने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ट्रिक आप इजीली लगा पाओगे, ये चीज़ याद रखना। सर मैंने जहाँ तक एनालाइज किया खुद को, तो जो मेरे पहले वाले अटेम्प्ट थे उनमें मेरी नॉलेज की भी कमी थी और ट्रिक की भी कमी थी। तो अब की बार जो मैंने दिया है ये मैक्सिमम ट्रिक के बलबूते मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वही और जो नॉलेज के बेस पे बोलते तो नॉलेज। हाँ, तो बस देखो विदाउट नॉलेज भी ट्रिक कुछ ही काम नहीं है, ठीक है, और ओनली नॉलेज के सहारे आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते, तो दोनों जरूरत है। तो इस चीज के लिए तो मैं हूँ ही साथ में। ये जहाँ मुझे सर नॉलेज नहीं थी वहाँ ट्रिक काम ही नहीं आया, और जहाँ थोड़ी बहुत नॉलेज थी वहाँ ट्रिक काम आ गया। बस दोनों इक्वली चले, दोनों इक्वली काम आने चाहिए, ठीक है। अब बताओ और कोई क्वेश्चन आपके? अब सर क्वेश्चन यही है कि अब इतना सारा ये कब करना है, ये टाइम कितने 70-30? देखो मेरा मान लीजिए थर्ड रिवीजन जो मैं बताया ये आपका 20 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, 3 बार 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक जी सर। उसके बाद में 1 महीना मान के चलो, 1 महीने में आराम से 2 बार रिवीजन हो जाएगा, आखिरी 2 बार रिवीजन करके जरूर जाना चाहिए। तो सर ये सेल्फ स्टडी करनी है कि आप दोगे टारगेट? देखो ये जो चीज़ें हैं आपने, जैसे मान लो कुछ नोट्स है एनसीईआरटी के मैं टारगेट दूंगा, आप ये करते जाना जो आपने नोट्स बनाए हैं, समझ में आया? वो आप अपने अकॉर्डिंग करते रहो। एनसीईआरटी का जो हो गया, थीम वाइज जो हो गया, वो मैं करवाते जाऊंगा, वो आप मैं डेली टारगेट देते जाऊंगा। पर ये जो साइड बाय साइड आप, जैसे अभी जो ध्यान समझना, पॉलिटी अभी चल रहा है अपना, ठीक है, तो पॉलिटी में जो मैं टारगेट देते जा रहा हूँ वही करना ओनली, ठीक। साइड बाय साइड क्या टारगेट दिया आपने? क्या हो गया? पॉलिटी में दिया है आपने आज तक कोई टारगेट? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कल, जैसे आज से मैं दूंगा तो वो आपको टारगेट, हाँ वो टारगेट आपको डेली करना है। दूसरी बात सीसेट का भी ऐसा है कि डेली जो है वो क्लासेस करो, उससे हो जाएगा। दूसरी बात मैं कुछ भी बताते रहूँगा, वो करते रहना। पर बात है कि आप जैसे पॉलिटी के साथ साथ साइड में एक चीज अपना सब्जेक्ट जरूर लेके चलो, एक सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ते रहो। जैसे मैं पॉलिटी बाद में हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो चाहो तो हिस्ट्री पहले खत्म कर लो, समझ में आया? इस तरीके से आप खत्म करते चलो। सर तो आप बता दो ना, जैसे आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, आज बताओगे आप, तो उसमें आप ये बता देना, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देना, वो पढ़ लेंगे। मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से पढ़ना। और जैसे नेक्स्ट आपने बोला कि मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, तो हिस्ट्री अब जैसे नेक्स्ट आएगा तो वो बता देना कि अब इसके बाद ये साथ में ये वाला चला के रखो। हाँ, जैसे मैं अभी पॉलिटी, मेरा मान लीजिए पॉलिटी जस्ट बाद में अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के बाद में अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आप ज्योग्राफी साथ इकोनॉमी पढ़ते रहना अपनी तरफ से, कि ज्योग्राफी साथ इकोनॉमी करेंगे, मतलब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी साथ में करेंगे, आखिरी में साइंस टेक वाला करेंगे अपन, साइंस टेक करंट अफेयर सब उसमें आ जाएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको पैटर्न रखना है। तो देखो साइंस टेक और करंट अफेयर, और जितना अच्छे तरीके से आपके बेसिक चारों सब्जेक्ट अच्छे से होंगे, उतना अच्छे से आप साइंस टेक और करंट अफेयर की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जी सर। तो ये चीज याद रखें। हाँ जी सर। और एक और डाउट था मुझे कि जैसे मतलब अभी आप ये स्टार्ट करोगे ना आज से पॉलिटी, तो उसमें आप ये R&D करवाओगे, है ना? तो आप ये थीम्स दिया करोगे ना पढ़ने के लिए, फिर के थीम आपकी होनी चाहिए कि उसी टाइम पर पढ़ाओगे आप? अब जैसे आज कंप्लीट हो जाएगा अपना 2011, ठीक है, उसके बाद में अपन 1993 से शुरू करेंगे। तो जो 1993 से लेके है 2010 तक, तो उसमें डायरेक्ट जो है एक बुक है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया है,
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन Yes, पढ़ेंगे sir. क्योंकि उधर ट्रिक विक नहीं, अब उधर वहाँ से अपन नॉलेज गेन करेंगे। 2010 तक ऐसे हो Yes, जाएगा। sir. अब देखो ओवरऑल हो गया अपना 1993 से लेके 2024 तक हो गया अपना सारा, लगभग 2023 तक हो गया। Yes, sir. इससे अपने को पता लग गया कि कौन सा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक बार बार रिविजन कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। फिर Yes, उसके sir. बाद में Yes, sir. आखिरी के कम से कम एक सप्ताह लगेगा उसमें। तो जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, पर मैं वहाँ पे उस चैप्टर के अंदर भी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा। बस ये Okay, आखिरी sir. का काम रहेगा, फिर अपना खत्म हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, Okay, sir. तो हर तो सर आज ही बता देना ना आपकी इम्पोर्टेंट और चैप्टर कौन लक्ष्मीकांत कौन में से है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, 20-25 चैप्टर है। ओके ओके पर आखिरी में जब Okay, इधर sir. आएंगे ना, तब आप लोग पढ़ के रखना इसको 2-3 बार। ठीक है, फिर जब इधर आएंगे तो मैं Yes, sir. इसी तभी बोल रही चैप्टरों हूँ ना में मैं जो है, कि इन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा। ओके सर, वो थीम लिख लिया करेंगे, वो लक्ष्मीकांत पे जाके खुद पढ़ लेंगे। हाँ, बस वो चीज़ याद रखना। जी सर, जी सर जी। ठीक है, और ये सर ये सब कुछ कब तक खत्म होएगा, मतलब टाइम तो है ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है। अरे देखो वो मेरे पे छोड़ो, कंप्लीट तो मैं करवा ही सर। दूंगा। मुझे मैं बोला हूँ ना, देखो मैक्सिमम आपको अगर टाइम भी लग भी जाए, जैसे मेरा ये माना कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ें हो ना, 30 अप्रैल से पहले खत्म हो sir. जानी चाहिए। आखिर में अगर साइंस टेक IR भी बचता 20 दिन के लिए तो क्या दिक्कत है, वो तो हो जाएगा फटाफट। यस सर, यस तो सर। इतने देर में हो जाएगा। देखो थोड़ा पॉलिटी में टाइम लगेगा, थोड़ा हिस्ट्री में टाइम लगेगा, ज्योग्राफी में Yes, उधर sir. उतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ज्योग्राफी की देखो NCERT पढ़ना है और कुछ पढ़ना भी नहीं है। NCERT मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है, बस उसमें मुझे क्या करना रहेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। दूसरी बात उसमें बता दूंगा, ये देखो ये जो चीज़ है यूपीएससी बार बार पूछ रही है, बस उसमें इतना काम कर जी लेंगे, खत्म सर। बात है। उसमें क्या दिक्कत है, नहीं लगेगा टेंशन, मतलब मुझे पता है। और हाँ, ये कि अभी जैसे मुझे ट्रिक वाली क्लास में थोड़ा, क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो अगर जब लगा ज़रूरत तो 2 क्लास कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। एक R&D वाली क्लास कर लेंगे, एक ट्रिक वाली क्लास अलग कर लेंगे, उसमें क्या सर फिर मैथ के लिए भी मतलब बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, 3-3 घंटे, मतलब 3 घंटे 4 घंटे अगर इसको लग रहे हैं, फिर CSAT को भी 2 घंटे रख लो आप तो। देखो सेल्फ सीसेट स्टडी में डेली थोड़ा चलेगा, कम नहीं पड़ सीसेट जाएगा? डेली चलेगा, सीसेट जरूरी है। हाँ, सीसेट CSAT तो रोज ही चलेगा, पर ट्रिक वाली ट्रिक और वाली ये वाली क्लासेज है ना, क्लास। ट्रिक वाली क्लासेज आराम से देखो, अभी इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। सर मैं ये हो सोच रही जाएगा। थी कि ट्रिक वाली आपकी जो पुराने वाली है ना, वो बहुत ही अच्छी वाली क्लासेज है बिल्कुल। तो तो तभी अगर तो वो बता रहा हूँ ना कि हम आप उनको खुद ही करके पढ़ चलो ले ना, तो। उनको करो आप, इसलिए मैं बोला हूँ 2 बार तो आपको वो देखनी ही है। समझ में है, ये तो ये होगा कि एक बार रिवीजन करने के लिए फटाफट, तो अभी देखो मैं थोड़ा टाइम ले ओके रहा ओके। हूँ, बाद में इतना टाइम चले लगे, जैसे उस दिन मुझे साइंस की एक ट्रिक अपनानी थी, वो उससे सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो वो फटाफट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बने साथ में चलते रहना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। और कुछ जी पूछना सर। है? सर अभी तो है ही नहीं कुछ भी, बस ये इतना सारा पढ़ना है अभी। हाँ, तो बस अब शुरू कर दो पढ़ना। समझ में आया, तो एक सब्जेक्ट अपना साइड साइड चलते रहो, बस आप टारगेट देख 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 के मतलब देते रहना साथ साथ में, तभी वो हो तो मैं पाएगा, सब्जेक्ट ये वाइज नहीं देते तो। रहूँगा, जैसे पॉलिटिक्स आपको जो मैं सब्जेक्ट कराते यस रहूँगा सर, उसका मैं देते रहूँगा, ठीक, ये चीज़ याद रखना। यस सर, ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आप पढ़ो, है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं सोनी मैडम का कॉल लेता हूँ। सोनू आप बताइए, ओके आपको, चलो ठीक है पूजा, फिर आप, है ना, आप पढ़िए। सोनू बताइए, सुन रहे हो सोनू, आवाज़ आ रही है मेरी? आप कुछ बोलोगे तभी तो फिर मैं आगे काम शुरू करूँ।